बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। आज से अपन पिछली वाली क्लास के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं इस चैप्टर की, बेसिक बातें अपन समझ चुके। अब आज समझेंगे अपन चार्ज की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी की, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। समझे क्या नहीं समझे? तो चार्ज की यहाँ पे तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कितनी बेसिक प्रॉपर्टी होती? तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली क्या होती? एडिटिविटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती? एडिटिविटी। क्लियर है कि नहीं? दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कितनी प्रॉपर्टी है? तीन प्रॉपर्टी है। पहली एडिटिविटी, दूसरी क्वांटाइजेशन और तीसरी एडिटिविटी। एक करके अपन तीनों प्रॉपर्टीज को समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज में एडिटिविटी किसको बोलते हैं? ठीक है। एडिटिविटी का मतलब है द टोटल चार्ज ऑफ अवर सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। वो कह रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? सारे के सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम कर सकते। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे जानते हैं, ये जैसे मान लो एक सिस्टम है। क्लियर। एक ही बॉडी है, यहाँ पे मान लो सपोज दैट 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे माइनस के 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे प्लस के 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे माइनस के 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। हमने बोला है इसके पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो सारे के सारे चार्जेस को, इंडिविजुअल चार्जेस को क्या कर दो? सम कर दो। क्लियर। पहला चार्ज क्या है? माइनस के 2 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज क्या है? प्लस के 4 माइक्रोकूलम। तीसरा चार्ज क्या है? प्लस के 2 माइक्रोकूलम। और चौथा चार्ज क्या है? माइनस के 6 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस माइनस के 6 माइक्रोकूलम। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 दो कितने हो गए? माइनस के 8 माइक्रोकूलम। और प्लस प्लस के प्लस हो जाएंगे 4 और 2 कितने हो गए? 6 माइक्रोकूलम। और माइनस के 8 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 2 माइक्रोकूलम। तो ये क्या आ गया अपना? टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम के ऊपर? माइनस के 2 माइक्रोकूलम। क्लियर है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको? अपन मतलब अपन को किसी भी सिस्टम में अलग अलग, जैसे मान लो Q1 Q2 Q3 Qn बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। अपन क्या करेंगे? सारे के सारे चार्जेस को डायरेक्टली सम कर देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली सम करने से अपन को टोटल चार्ज मिल जाएगा किसी भी सिस्टम का। समझे क्या नहीं समझे? इसी को अपन क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब पहले इसको समझने से पहले एक बात सुनना ध्यान से। मान लो दो बॉडी को आपने रब किया। क्लियर है? दो बॉडी को आपने रब किया। क्लियर है? तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। होंगे क्या नहीं? अब जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या फिर 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हमेशा क्या होंगे? 1 2 10 1000 इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्या नहीं? क्या कभी ऐसा होता है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए? हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल ट्रांसफर होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ऐसा नहीं होता कि 3/5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए किसी बॉडी में से। आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है? चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। और हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल और केवल क्या ट्रांसफर होता? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो कभी भी ऐसे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। क्लियर। हमेशा हमेशा किस फॉर्म में होंगे? इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। आगे ना बात समझ में कि नहीं आगे? इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता? द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। हमेशा जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, वो क्या होता? इंटीजर मल्टीपल होता। क्या होता वो? मतलब इंटीजर का मल्टीपल होता। किसका? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। किसकी बात हो रही? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। मतलब इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट होगा किसी भी बॉडी के ऊपर। समझे क्या नहीं? या तो 20 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है कि नहीं? हमेशा इंटीजर मल्टी, ऐसा नहीं होगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन हो किसी बॉडी के ऊपर। ऐसा नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? हमेशा फंडामेंटल मतलब इलेक्ट्रॉन के
जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉन के। आगे ना बात समझ में, इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक हमने टेस्ट लिया था इसके पहले, उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया था, ऑब्जेक्टिव में क्या बोला था, राइट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो आपने क्या लिखा था वहां पे, बहुत अच्छा वो आईडी था, उसका आंसर क्या था, इलेक्ट्रॉन। समझे क्या नहीं, फंडामेंटल चार्ज की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, बिल्कुल बेसिक यूनिट क्या, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। क्लियर, इससे छोटा नहीं है कुछ भी। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो हमेशा जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत किसी को, तो भाई दियो तुम्हें करो तो बात नहीं करो। मैं तो अमाउंट है तो उसके बाद है कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, बात नहीं करो। उन्हें एंटर क्या करना है। नेक्स्ट क्या है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्यों होता है, कॉज पहले बता चुके आप लोगों को, कॉज तो हम पहले बता चुके ना कि भैया हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में क्यों होता है चार्ज, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर जब होता तो या तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए हर बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होता है। क्लियर, दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ड्यूरिंग रबिंग, जब भी अपन दो बॉडी को रब करते हैं केवल और केवल इंटीजर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होते हैं, इसलिए हर बॉडी के पास जितना भी चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोई डाउट है किसी को, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हम करेंगे आगे, पहले थोड़ी थ्योरी कर लें पहले, फिर अपन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। बात नहीं करो, ठीक है, इधर करेगा बस। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, अब बिल्कुल बेसिक सा नियम है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज ना तो कभी क्या होता, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज होता ना तो उसको अपन क्रिएट कर सकते ना ही उसको अपन कभी डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको केवल अपन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते। क्लियर है, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमेशा कैसा होता, कांस्टेंट होता। एक सिस्टम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमेशा कैसा होता, कांस्टेंट होता। एग्जांपल यहाँ पे NaCl का एग्जांपल दिया था, क्लियर, जैसे NaCl, आपको NaCl का एग्जांपल दिया होता है। और NaCl का मतलब क्या है, NaCl जो आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। रिएक्शन होने से पहले NaCl के ऊपर चार्ज कितना था, 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था। और रिएक्शन होने के बाद इसके ऊपर प्लस हो गया, इसके ऊपर माइनस हो गया। अब लेकिन अगर दोनों को प्लस करोगे फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या नहीं कर देंगे, फिर से चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन चार्ज क्या है, ना तो अपन ने चार्ज को क्रिएट करा ना ही चार्ज को अपन ने डिस्ट्रॉय करा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्लियर है। और साथ में जैसे किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे मान लो जो कोई सिस्टम है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है प्लस का, ये माइनस का, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है प्लस का। मान लो अगर तुम इन दोनों चार्ज को देख रहे तो चार्ज कितना आ रहा, 3 और 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 कूलम। अगर तुम इन दोनों चार्ज को देख रहे तो चार्ज कितना आ रहा, +5 और 3, 5 और 3 8 कूलम। क्लियर है कि नहीं। इन दोनों चार्ज को आपस में देखोगे तो चार्ज कितना मिलेगा, प्लस के 5 और माइनस के 2 कितना बचेगा, प्लस के 3 कूलम। अब आप देखोगे एक सिस्टम के अंदर अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपन केवल इन दोनों का देख रहा है और इन दोनों का। अगर आप टोटल चार्ज देखोगे सबको आपस में प्लस करोगे तो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 5 3 8, 8 में से 2 गए तो कितना, 6 कूलम चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। एक सिस्टम की अगर पूरे सिस्टम की बात करोगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वहीं पे अगर आप वहीं के वहीं देखते रहोगे तो चार्ज बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे चार्ज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं। इसी को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज 0 बिफोर एंड आफ्टर द आयोनाइजेशन। ठीक है, ये NaCl के आयंस बन गए, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। तो हमने आपको 3 प्रॉपर्टी बता दी चार्ज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी। मतलब चार्ज, एक सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज हैं सारे चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं,
डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम करके निकाल सकते हैं। क्लियर? टोटल चार्ज बन जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम के अंदर चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉन के, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट होता है। समझे क्या नहीं समझे? तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताइए मैं आपको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज को ना तो अपन क्रिएट कर सकते ना ही अपन डिस्ट्रॉय कर सकते। क्लियर है क्या? नहीं, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना अपना इस चैप्टर का, और इसी वाले नियम से सारे के सारे आगे के डेरिवेशन होंगे, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक का नाम क्या है? कूलम्स लॉ। ठीक है? ये जो कूलम थे इन्होंने 1785 में 1785 में कूलम ने क्लियर एक डिवाइस का इन्वेंशन किया, जिस डिवाइस का नाम था टॉर्सन बैलेंस। क्या नाम था इसका? टॉर्सन बैलेंस। अब ये जो टॉर्सन बैलेंस था, इस डिवाइस से वो क्या कर सकते थे? दो बॉडी के बीच में मेजर कर सकते थे। किसको? फोर्स को। मेजर टू मेजर फोर्स। कोई डाउट किसी को? देखो बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको अच्छे से। सन 1785 में कूलम ने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया, उसका नाम क्या था? टॉर्सन बैलेंस। और टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से उन्होंने क्या किया? दो चार्जेस के बीच में, दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लग रहा, इस डिवाइस की हेल्प से वो क्या कर सकते थे? फोर्स को मेजर कर सकते थे। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर उन्होंने जब उन्होंने फोर्स को मेजर किया तो उन्होंने देखा गया दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद उन्होंने एक नियम निकाला। उन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स, कोई भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 Q2। उन्होंने क्या देखा? कोई भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, मतलब चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में। क्लियर है? और साथ में उन्होंने देखा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। मतलब एक चार्ज ये है मान लो, क्लियर है, और दूसरा चार्ज ये है। इस चार्ज का नाम है मान लो Q1, इस चार्ज का नाम है Q2। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? R। समझे कि नहीं समझे? तो कूलम ने देखा कि कोई भी दो चार्ज को जब अपन सेपरेशन पे रखते तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 Q2। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो उन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 Q2। और उन्होंने साथ में क्या देखा कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम फोर्स लगेगा, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस क्या करोगे? कम करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप दो चार्ज के बीच की जो दूरी है उसको आप कम कर दोगे तो वहां पे फोर्स क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो उन्होंने यहाँ पे दो नियम बताए। क्या बताया? कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दोनों को आप मिला दोगे तो क्या बनेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ये उन्होंने नियम बनाया। इसको अपन क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कूलम्स लॉ बोलेंगे। कोई डाउट है? और में आगे बात की नहीं आगे सर? कूलम्स लॉ किसको बोलते हैं? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब इसको अपन और आगे सॉल्व करो। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R। क्लियर? अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक अपन ने कांस्टेंट ले लिया के Q1 Q2 का Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर का R स्क्वायर। क्लियर है? जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट लेते के, यहाँ पे के क्या है? वेयर के इज एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं के को। किसको? के को। अब यहाँ पर देखो, अब जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू है ना, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती? एक तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती, के की वैल्यू है, के की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती। किस किस के ऊपर? एक तो करती मीडियम के ऊपर डिपेंड, कि आपने दोनों चार्जेस को, आपने दो चार्ज लिए Q1 और Q2, क्लियर है? इन दोनों के बीच की दूरी r थी, आपने दो चार्जेस लिए, इन दोनों चार्जेस को आपने किस मीडियम के अंदर प्लॉट किया? आपने उन दोनों चार्जेस को वैक्यूम के अंदर रखा, कि उन दोनों चार्जेस को आपने एयर में रखा, कि उन दोनों चार्जेस को आपने ग्लास के अंदर रखा, कि उन दोनों चार्जेस को आपने पानी में रखा। क्लियर है? अलग अलग मीडियम है, अलग अलग मीडियम में क्या होगा? फोर्स अलग अलग लगेगा। तो ये जो के की वैल्यू है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, सिस्टम ऑफ, कि आप उस चार्ज को किस सिस्टम के अंदर रखें, मतलब किस सिस्टम के अंदर बात कर रहे हो आप वहां पे ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि आप वहां पर सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर भी क्या होती? के की वैल्यू डिपेंड कर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले अपन बात करेंगे एसआई सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के अंदर, क्लियर है? किसमें? एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू क्या होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसकी बात कर रहे हैं हम ये? किसकी बात कर रहे हैं? एसआई सिस्टम और एयर और वैक्यूम, अब दो चीजों को डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपने दोनों चार्जेस को एयर या फिर वैक्यूम के अंदर रख दिया, किसमें रख दिया? एयर और वैक्यूम के अंदर रख दिया, और एसआई सिस्टम के अंदर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या होगी की वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब तक परमिटिविटी क्या होती है? अभी हम थोड़ा सा इसका बेसिक बता दे रहे हैं, आगे चल के इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। परमिटिविटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि कोई भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। क्लियर है क्या नहीं? अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻11, और साथ में देखो पाई की वैल्यू कितनी होती? 3.14। जब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे, के की वैल्यू कितनी आएगी? 9 इंटू 10⁻9। क्लियर है? के की वैल्यू कितनी आएगी? 9 इंटू 10⁻9। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? तो हमेशा एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे? 9 इंटू 10⁻9। कोई डाउट किसी को? समझे क्या नहीं समझे? तो अपन एक बार इसमें देखो क्या क्या लिखो। सबसे पहले 1785 में फ्रेंच के एक फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? चार्ल्स अगस्टन कूलम। 1736 से लेकर 1806 तक रहे थे दुनिया में। जिप्सा लॉ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ बोलते हैं। कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्लियर है, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। हाँ एक बात और, ये जो नियम है ना, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो वो कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा, क्लियर है क्या? जो फोर्स लग रहा, ठीक है ना, चाहे वो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगे, चाहे वो रिपल्सन वाला फोर्स लगे। हमने तुम लोगों को कल बताया था फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। क्या बताया था? फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज क्या था? कि जो प्लस प्लस के या फिर माइनस माइनस के चार्ज होंगे, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे के पास में आएंगे। अब वो कितने फोर्स से पास में आ रहे हैं या फिर कितने फोर्स से दूर जा रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझे क्या नहीं समझे। और साथ में एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों चार्ज की दूसरी जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे ना बात समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r मतलब r स्क्वायर के। क्लियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मान लिया Q1 Q2 अपने 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा k, तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। कोई डाउट किसी को, ठीक है। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, केवल और केवल, केवल और केवल कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, समझे क्या नहीं समझे, आगे समझ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि k की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्री स्पेस के अंदर और SI सिस्टम में k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर, -11 बोल रहा है कि -12 होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 और 4 का 4 लिख दिया। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 8.98 इंटू 10 की पावर 9, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या लग दोगे, 9 इंटू 10 की पावर 9। कोई दिक्कत समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो k की वैल्यू क्या लिखोगे ऐसे सिस्टम में, k की वैल्यू ऐसा सिस्टम में क्या लिखोगे, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में क्या होता, सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू कितनी होती, 1। सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू कितनी होती, बोर्ड पे देखो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 Q1 Q2 अपॉन, डायरेक्टली अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में F की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 Q2 अपॉन r से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, प्रोवाइड करो, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो पेपर में आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल भी बताया था हमने, 1 कूलम डिफाइन करो, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आया था, ठीक है। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कल हमने एक फॉर्मूला बताया था 1 कूलम चार्ज का। किसी भी कंडक्टिंग वायर में से, किसी भी कंडक्टिंग वायर में से अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे 1 सेकंड के अंदर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे। अब यहाँ पे 1 कूलम के ऊपर एक और डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनाया अपन ने, फॉर्मूला क्या बनाया, F इज इक्वल टू, बात नहीं करो, यहाँ देखो बोर्ड पे, F इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r, ये फॉर्मूला है। क्लियर, अब यहाँ पर हम Q1 Q2 की वैल्यू निकालो पहले, यहाँ पे ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर, Q1 Q2 का क्या लिख दो, Q1 Q2 अपॉन r, ये फॉर्मूला बन गया, बोर्ड पे देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करें, F की वैल्यू पुट कर दें, पुट F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, फोर्स कितना मान लिया हमने, फोर्स कितना लगा था, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 को हम मान लें Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू हमने मान लिया Q, दोनों की वैल्यू बराबर मान ली, और डिस्टेंस कितनी मान ली, R इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया 1 मीटर, कितना लेट कर लिया, 1 मीटर। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, क्लियर, सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, इसको अपन कितना मान लो, 1 कूलम मान लो, ठीक है। F की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू, यहाँ पे पहले से लिखा 9 इंटू 10 की पावर 9, आर स्क्वायर का क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 इंटू Q इंटू Q हो जाएगी, सॉल्व करोगे 9 इंटू 10 की पावर 9 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा
1 का स्क्वायर, तो क्यू इंटू क्यू कितना होना है, क्यू स्क्वायर बन जाएगा वहां पर, तो यहाँ पे बन आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √1, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। और चार्ज किसमें लेते, कूलम में। क्लियर है? तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, कूलम आ गई। दोबारा सुनो फिर से, अपन ने क्या किया, ये फॉर्मूला था अपने पास, अपन ने यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दी कितनी, 9 × 10⁻⁹ ताकि जी कट जाए। क्लियर? Q1 Q2 को अपन ने मान लिया Q, आर की वैल्यू मान ली पर मीटर। तो अपन ने सारी वैल्यू जिसके अंदर पुट करी, एफ की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये पहले से लिखा हुआ है। Q1 Q2 को अपन ने Q मान लिया, तो ये Q हो गया, ये Q हो गया। अपॉन में डिस्टेंस R कितनी है, R की वैल्यू बनवानी, सॉल्व करने पे इससे ही कट गया पूरा। यहाँ पे क्या बचा, Q का इंटू Q में तो Q स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या लिख दिया, 1। अब स्क्वायर वहां पर जाएगा तो प्लस माइनस √1, Q की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 कूलम। क्लियर है कि नहीं? तो चार्ज 1 कूलम कब आया, जब अपन दो चार्ज को, दो इक्वल चार्ज ले लिए अपन ने जिनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। दो अपन ने चार्ज ले लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, बता रहे, दो चार्ज ले लिए अपन ने जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनको अपन ने 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा, 9 × 10⁻⁹। उस कंडीशन में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 कूलम चार्ज। कितना होगा, 1 कूलम चार्ज। देखो इस वाले फॉर्मूले से देखो ना, क्यू की वैल्यू 1 कूलम कब आ रही, जब अपन एफ की वैल्यू कितनी रखना है, मतलब फोर्स कितना लग रहा हो, 9 × 10⁻⁹। और चार्ज कैसे हो, इक्वल हो, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर। जब ये कंडीशन फॉलो हो रही, उस कंडीशन में क्यू की वैल्यू 1 कूलम आ रही, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 कूलम चार्ज अपन किसको बोलेंगे, जब दो चार्ज को अपन दो इक्वल चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दो। क्लियर है क्या नहीं? और साथ में उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। उस कंडीशन में जो चार्ज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 कूलम। समझेगा नहीं समझे, आगे ना बात समझ में, डेफिनेशन देखो। इफ टू लाइक चार्ज, चार्ज कैसे, लाइक चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और सेम साइन के चार्ज होने चाहिए। अभी ना बात समझ में। आर प्लेस्ड 1 मीटर, कितनी डिस्टेंस पे रखा होना, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा, अपार्ट इन एयर और वैक्यूम, या तो एयर में या फिर वैक्यूम। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, और उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है ना? देन ईच चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज, तो अपन प्रत्येक चार्ज को क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज बोलेंगे। क्लियर हुआ? समझे क्या नहीं समझे? तो अपन ने डेफिनेशन किससे बनाई, फॉर्मूले से ही अपन ने डेफिनेशन बना ली। फॉर्मूला ये था, अपन ने देखा कि अपन को Q की वैल्यू 1 चाहिए, तो अपन ने इसके बराबर फोर्स रख दिया, R की वैल्यू 1 पुट कर दी, सॉल्व करने पे Q की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। क्लियर है? तो चार्ज की वैल्यू 1 कब आई, जब अपन ने फोर्स इतना लगाया, दोनों चार्ज की दूरी इतनी थी, और दोनों चार्ज कैसे थे, इक्वल और लाइक चार्ज थे। समझे क्या नहीं है? इधर लिख तो बोलो। क्लियर है कि नहीं, आगे बात समझ में, इधर क्लियर है, लिख के देता हूं। अपन को बताना है 1 कूलम चार्ज, बाद में अपन को क्या बताना, 1 कूलम चार्ज। फॉर्मूला अपने पास ये है, फॉर्मूला अपने पास ये है। समझेगा नहीं समझे? अपन को बताना है कि 1 कूलम चार्ज हम किसको बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज किसको बोलते हैं। तो अपन ने इस फॉर्मूले का यूज करके अपन ने 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करा। यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ लिखा, तो अपन ने एफ की वैल्यू की कितनी पुट कर दी, 9 × 10⁻⁹, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कट गए। क्लियर? आर की वैल्यू पुट कर दी अपन ने 1, आर की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1। आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। होगी ना बात समझ में? अब यहाँ पे Q1 और Q2 को बराबर कर दिया, कितना बचा यहाँ पर, Q इंटू क्यू, Q का इंटू क्यू में करोगे कितना आएगा, Q स्क्वायर। ये सब कुछ कट चुका, क्या बचा, केवल 1। Q की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 1। तो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम कब आ रही, जब हम फोर्स ले रहे हैं 9 × 10⁻⁹, दोनों चार्ज की बीच की दूरी ले रहा है 1। ठीक है ना? और दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल और लाइक चार्ज है। तो डेफिनेशन क्या बनी, अगर दो लाइक चार्जेस और इक्वल मैग्नीट्यूड के 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस करोगे, और दोनों के बीच में फोर्स 9 × 10⁻⁹ लगेगा, तो प्रत्येक चार्ज को आप क्या बोलोगे, 1 कूलम बोलोगे। क्या बोलोगे? समझे क्या नहीं समझे, आई बात समझ में कि नहीं आई, इधर होना। क्लियर है? तो 1 कूलम की डेफिनेशन हम इतना ज्यादा इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अब टॉर्सन बैलेंस क्या होता? अभी यानी बताया था, टॉर्सन बैलेंस इज अ डिवाइस टू मेजर फोर्स। क्लियर है? फोर्स को मेजर करने के लिए डिवाइस, सेंसिटिव डिवाइस जिसको अपन क्या बोलते हैं? टॉर्सन बैलेंस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? When the size of the charged body are much smaller than the distance between them. अगर दो चार्ज के बीच की दूरी, क्लियर है, ये जो दो चार्ज हैं, ये चार्ज जितने है ना, इनसे ज्यादा इनके बीच की दूरी है। क्लियर है? चार्ज बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो इन चार्जेस को अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। समझ गए? तो व्हेन द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी की जो साइज है, जब वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, किससे? उनके बीच की डिस्टेंस है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। क्लियर? ठीक। अब कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता? केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता। समझ गए? कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे?